अध्याय 2583 क्रोध। अखिल एक पक्षी जैसे जानवर की पीठ पर सवार होकर अपने सामने फैले विशाल भूभाग को देख रहा है। वह एक विशाल समृद्ध शहर और शहरवासियों के नियंत्रण वाले सभी खेतों को देख सकता है। यह उसके अधीन सहायक क्षेत्रों में से एक था। आमतौर पर उसे मनुष्यों के साथ काम करना पसंद नहीं था, इसलिए वह ज्यादातर समय जानवरों का उपयोग करता था। हालांकि वे उसके क्षेत्र का प्रबंधन करने में कुशल नहीं थे, इसलिए उसने सोचा कि वह अपने कुछ वफादार अनुयायियों और अपने द्वारा जीते गए क्षेत्र के मूल निवासियों का उपयोग क्यों न करे। उसने स्थानीय लोगों को स्वशासित बना दिया, लेकिन नामात्र का ही सही, वह उनका स्वामी बन गया। उसे लाभ मिलता और बदले में वह उनकी समस्याओं को हल करने में मदद करता। जिस शहर पर उसकी नजर है वह उसके सामने आए पहले क्षेत्रों में से एक है। उसने अपने जानवरों के साथ शहर की रक्षा की और सभी हमलावरों को खदेड़ दिया। यह एक प्रमुख संसाधन था जिसमें हर तरह की जड़ी बूटियां उगाने के लिए पर्याप्त भूमि थी। इसलिए उन्होंने उनसे ऐसी जड़ी बूटियां भी उगाने को कहा जिनकी अकादमी जगत में बहुत मांग है। उसने केंद्र से डिजाइन और तकनीकें अपनाई और उनकी कार्यक्षमता बढ़ा दी। अब इस शहर ने उससे मुंह मोड़ लिया है क्योंकि उसी सन वुकोंग अकादमी के किसी दूसरे व्यक्ति ने उन्हें अधिक लाभ दिए और उनकी सुरक्षा की गारंटी दी। वह बहुत गुस्से में है, बेहद गुस्से में। अखिल ने 3 मिनट और इंतजार किया। हर गुजरते पल के साथ उसका माथा और भी सिकुड़ता गया। आखिरकार 5 लोगों का एक समूह प्रकट हुआ। उनके पीछे दर्जनों योद्धा विभिन्न हथियारों से लैस थे। 5 लोगों के समूह का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति वह था जिसे वह अच्छी तरह से जानता था। तुम इस शहर पर कब्जा क्यों कर रहे हो? अखिल ने पूछा। अरे यार, हम जबरदस्ती इस पर कब्जा नहीं कर रहे हैं। ये अकादमी का फैसला है। यहाँ जड़ी बूटियों का इतना ज्यादा उत्पादन होता है कि तुम्हारा जिम्मा संभालना ठीक नहीं है। आखिरकार तुम न तो जड़ी बूटियों के उत्पादन में माहिर हो और न ही व्यापार में। बड़े बुजुर्गों को डर है कि शहर वाले तुम्हें धोखा दे देंगे या तुम इसे ठीक से संभाल नहीं पाओगे। और अगर खेती में जरा सी भी गलती हुई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हम तुम्हारी जगह इसे संभाल रहे हैं। तो फिर मालिकाना हक में बदलाव क्यों हुआ? अखिल ने पूछा और उसकी सांसें तेज हो गईं। ये शब्द सुनकर उसके हाथों में खुजली होने लगी। बेशक ये बड़ों का फैसला है। वे निष्पक्ष और न्यायप्रिय हैं और उन्हें लगा कि हमसे बिना कुछ कमाए काम करवाना ठीक नहीं है। इसलिए उन्होंने हमें 75% मालिकाना हक दिया है, जिसे हम पांचों आपस में बांटेंगे। तुम्हारे पास अभी भी 25% हिस्सा रहेगा। तुम्हें बिना लगभग कोई काम किए ही सबसे बड़ा लाभ उठाना चाहिए। आप मेरे 75% लाभ छीन रहे हैं और इसे निष्पक्ष समाधान कह रहे हैं। हाँ, नेता कुछ बोलने ही वाला था कि उसके बगल में खड़ा साथी शायद जल्दी ही अपना धैर्य खो बैठा। अरे अखिल, तुम्हारे पास 25% होना ही अच्छा है। तुम्हें इस जगह का प्रबंधन करने के लिए आने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास अभी भी अच्छे अंक कमाने का जरिया रहेगा। इतना रोना धोना क्यों? क्या तुम्हें अपने भले की समझ नहीं है? आखिरकार अखिल का आपा टूट गया। उसके हाथों में उसकी लाठी आ गई। तारांकन स्विच। लाठी हवा में तेजी से घूमी और बकवास करने वाले के सिर पर जोर से गिरी। सिर हड्डियों, दिमाग और खून के चूर चूर में बदल गया। अखिल ने दूर से हमला भी नहीं किया, वह तो सीधे उस पर कूद पड़ा। खून उसके चेहरे पर फैल गया। एक अजीब सी गंध ने पल भर के लिए उसकी इंद्रियों को स्तब्ध कर दिया। उसका दिमाग सुन्न सा हो गया। उसकी सांसें और तेज हो गईं। वह चीखना और चिल्लाना चाहता था, लेकिन उससे भी ज्यादा वह टूट जाना चाहता था। बाकी 4 पहले से ही तैयार थे और उस पर टूट पड़े। अखिल ने उनके हमलों को रोकने की जहमत भी नहीं उठाई। वह बस तेजी से आगे बढ़ा, इतनी तेजी से कि उसने उनके हमलों को पूरी तरह से चकमा दिया और फिर अपने वार किए। एक आदमी के धड़ पर लाठी सीधे बगल से लगी। लाठी ने मांस को चीर दिया, पसलियों को तोड़ दिया और फेफड़ों को फाड़ दिया। वह आसमान से गिर पड़ा और मर गया। एक और वार ने दूसरे आदमी की गर्दन को टुकड़े टुकड़े कर दिया और सिर और धड़ को जोड़ने वाले मांस को चीर दिया, जिससे सिर धड़ से अलग हो गया। बाकी 2 लोग एक एक वार में अंदर से फटकर मर गए। उनके बचने का कोई मौका नहीं था। अखिल ने बस यूं ही जीत हासिल कर ली, लेकिन राहत महसूस करने के बजाय वह अत्यधिक निराश महसूस कर रहा था। उसे बस और लोगों को मारने का मन कर रहा था। वह हथियारों से लैस दर्जनों लोगों के समूह की ओर मुड़ा। वे अभी भी थोड़े सदमे में थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अखिल ऐसा कुछ करेगा। वे शहर के मूल निवासी थे और अखिल के चहेते थे। हालांकि जब अन्य छात्रों से मिलने वाले लाभ का लालच जागा तो इस समूह ने विश्वासघात की अगुवाई की और अखिल के विरुद्ध हो गए। ये सोचकर अखिल को अचानक ऐसा क्रोध आया जैसा उसने पहले कभी नहीं देखा था। वह आमतौर पर अपने जानवरों को पहला कदम उठाने का आदेश देता, लेकिन इस बार उसने ऐसा नहीं किया। वह उन पर झपटा और बेपरवाह होकर हमला करने लगा। वह इन लोगों के लिए बहुत तेज और कुशल था। वह एक ही वार में एक व्यक्ति को मार रहा था। फिर भी इतने सारे लोगों के बीच उसे चोट लगनी ही थी, लेकिन किसी कारणवश उसने न तो वार रोकने की परवाह की और न ही उनसे बचने की। उसने बस वार सहे और लड़ता रहा। उसने दर्द और खून बहने को अनदेखा कर दिया, मानो उसका अपना शरीर ही पीड़ा नहीं झेल रहा हो। उसका ये हिंसक हमला तब तक चलता रहा जब तक उस पर एक मानसिक हमला नहीं हुआ। अचानक अखिल को कुछ होश आया।
और एक आदेश के साथ अचानक एक दैत्य प्रकट हुआ, उसे पकड़ा और अपने साथ ले गया। उसने उसे पास ही एक नदी में फेंक दिया। ठंडे पानी ने खून को धो डाला और अंततः उसे कुछ हद तक होश आया। उसे अपनी विपत्ति का एहसास हुआ। क्रोध। अध्याय 2584 प्रशिक्षण। हर खिलाड़ी को अपनी अपनी विपत्ति का सामना करना पड़ रहा था और इसी वजह से वे बड़ी मुसीबत में थे। उन्हें इससे निपटने का कोई रास्ता खोजना था। जब वे सभी संघर्ष कर रहे थे, सैम के लिए समय आसान नहीं था। छायालोक में प्रवेश करने के बाद वह उस अंधेरे, खाली, छायाओं से भरे संसार में तैरने लगा। छाया ऊर्जा बेकाबू थी, हालांकि अपने छाया सम्मेलन के कारण वह उसमें सहजता से घुल मिल गया। एक बार जब उसने अपनी ऊर्जा को नियंत्रित कर लिया, तो उस संसार ने उसे अपने साथ एक कर लिया। लेकिन वह अवस्था और दो लोगों के बीच की बाधा भी उसकी मदद नहीं कर पाई। अज्ञात स्थानों से और अधिक तितलियां प्रकट हुईं और उसे घेर लिया। पहले तो उसने सोचा कि अगर तितलियों को नष्ट कर दिया जाए तो वे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। तितलियां उसके चारों ओर उड़ती रहीं और ऐसा लग रहा था जैसे वे उसके दिमाग में एक अजीब सी हलचल पैदा कर रही हों। जब तितलियों को नष्ट किया गया, तो उसके शरीर में प्रवेश करने वाला धुआं कामोत्तेजक की तरह काम करने लगा। लेकिन जब उसने उन्हें नष्ट नहीं किया, तो ये जितना उसके मन में बसता रहा, उतना ही उसके मन में एक तीव्र इच्छा जागृत होती गई। जहां अधिकांश लोग अंतर नहीं बता सकते, वही सैम बता सकता था। शारीरिक घटना मात्र शारीरिक थी, लेकिन मानसिक परिवर्तन अधिक खतरनाक होते हैं। और ये तथ्य कि इतनी मानसिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के बावजूद भी उसकी आत्मा इतनी सशक्त हो गई थी, वह इससे अछूती नहीं थी, उसे और अधिक चिंतित कर रहा था। तो उसने तितलियों को नष्ट कर दिया और धुएं को अंदर ले लिया। जब उसका शरीर उत्तेजित होने लगा, तो उसने तुरंत ऊर्जा शोधन रोक दिया, जिससे छायालोक की छाया ऊर्जा उसे थोड़ा दूषित कर सके। फिर जैसे ही उसने उस दूषित ऊर्जा को ग्रहण किया, दर्द ने उसके मन को शांत करने में मदद की और उसकी शारीरिक उत्तेजना को नियंत्रित किया। शरीर को दूषित ऊर्जा से मुक्त करके सामान्य अवस्था में लाने में जो समय लगा, उससे उसे कुछ राहत मिली। लेकिन जैसे ही वह शुद्ध अवस्था में लौटा, कामुकता और भी तीव्र हो गई। उसे कभी पता नहीं था कि उसके शरीर का रक्त इतनी तेजी से उसके गुप्तांगों तक फैल सकता है। उसने लगातार 2 दिन छायालोक में बिताए और फिर एक अलग समस्या का सामना किया। अधिकांश लोगों की सोच के विपरीत, छायालोक की छाया ऊर्जा केवल शरीर को ही नहीं, बल्कि आत्मा को भी उतना ही नष्ट करती है। जितना अधिक समय वह वहां रहा, उतना ही उसे लगा कि वह उस स्थान का हिस्सा है। ऐसा लगा जैसे छायालोक उसे पूरी तरह से विलीन करने के लिए तैयार है। तो 2 दिन बाद वह छायालोक से वापस आ गया और अपने ठिकाने पर विश्राम किया। उसने जमीन के एक खाली टुकड़े को साफ किया और अपने लिए एक संरचना बनाई। उसने कुछ दिव्य शक्तियों का उपयोग करके अपने शरीर को लक्षित करते हुए एक दाह संस्कार संरचना बनाई। साथ ही उसने अपने मन को शांत करने के लिए एक मन को शांत करने वाली संरचना भी बनाई। उस संरचना में बैठे हुए उसने अपने शरीर की रक्षा के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा प्रतिरोध को हटा दिया और उसे आग में जलने दिया। स्वाभाविक रूप से उसकी प्राकृतिक उपचार शक्ति ने जलते ही उसे ठीक करने की कोशिश की, लेकिन उस संरचना से निकलती भयंकर आग उसे जलाती रही। इसका प्रभाव छायालोक के समान था, लेकिन उतना गहरा नहीं। कम से कम शुद्धिकरण प्रक्रिया के दौरान सैम को शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की वासनाओं से कुछ समय के लिए राहत मिली थी। अब उसके पास वह सुविधा नहीं थी, लेकिन उसे यह सहना पड़ा। वहां कुछ समय रहने के बाद सैम ने सबको संदेश भेजा, प्रबंधकों से लेकर अपने दोस्तों तक। उस दिन वे सब अपना प्रशिक्षण छोड़कर उसके पास आ गए। सैम ध्यान में बैठा रहा, आंखें खोले बिना ही उसने सबको संबोधित किया। मैनेजरों, मैं समझता हूँ कि आपको पूरी बात नहीं पता, लेकिन मेरे पास समझाने का समय नहीं है। आप बाद में लड़कों को समझा देने दीजिएगा। संक्षेप में, ये देवताओं के साथ मेरे विवाद से संबंधित है। उन्होंने मेरे लिए एक विपत्ति खड़ी कर दी है, वासना की विपत्ति। अगले कुछ दिनों तक मैं इन तितलियों से प्रभावित रहूंगा। ये मुझ में अत्यधिक वासना उत्पन्न करेगी। मैं अन्य चीजों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाऊंगा, कम से कम मैं इसके अनुकूल हो गया हूँ। इसलिए मैं किसी और चीज पर ध्यान नहीं दूंगा। लेकिन अन्य गुटों के साथ युद्ध रुकेगा नहीं। वे किसी भी समय हम पर हमला कर सकते हैं। सैक्सन क्षेत्र में उनका विस्तार नहीं रुकेगा। देर सवेर उनका नेता अपना आपा खो देगा और कोई कदम उठाएगा। इसलिए आपको सावधान रहना होगा। मुझे पता है कि आप अपने प्रशिक्षण में कोई कमी नहीं कर सकते। मैं पार्थ से बात करूंगा। उसका कबीला शक्तिशाली लोगों से भरा है। वह आपको प्रशिक्षण देने में मदद करेगा। वे जो भी परीक्षा लें, उसे स्वीकार करें और ऐसे लड़ें जैसे आपका जीवन दांव पर लगा हो। इस विपत्ति के समाप्त होते ही मैं तुम्हारे साथ प्रशिक्षण में शामिल हो जाऊंगा। मैं चाहता था कि तुम लोग वास्तविक युद्ध का थोड़ा और अभ्यास कर लो, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन तुम्हारे प्रशिक्षण का क्या? तुम तो दूसरी चीजों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हो। जैसे ही तुम गंभीर हुए, इस तरह की विपत्ति आ पड़ी। हमेशा की तरह जरूरत से ज्यादा चिंता करने वाले इकारस ने पूछा। मैं अभी प्रशिक्षण ले रहा हूँ। अगर मैं उन देवताओं द्वारा मुझ पर बरसाए गए हर अवसर का लाभ नहीं उठाऊंगा, तो मैं उन्हें कैसे चुनौती दे पाऊंगा? इस विपत्ति, मैं इस पर विजय प्राप्त करूंगा और इसे सौभाग्य में बदल दूंगा। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। उनके जाने के बाद अब उन जानवरों की बारी थी।
मैंने पिछले कुछ दिनों में तुम लोगों के लिए एक विशेष प्रशिक्षण योजना बनाई है। तुम मेरे साथ छायालोक में प्रवेश करोगे। कुछ दिनों तक उस भ्रष्टाचार को सहने से मुझे कुछ विचार आए। आप लोगों को भी इसे सहना होगा। इससे मानसिक विकास में मदद मिलेगी और आप वहां अपने परछाई वाले रूपों से लड़ सकेंगे। इससे युद्ध कौशल में मदद मिलेगी। बेशक, मैं आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुछ विशेष उपाय करने जा रहा हूँ। तैयार रहें। जानवरों ने कुछ नहीं कहा। जाहिर है, वे सहमत थे। सब कुछ ठीक हो जाने के बाद सैम ने फॉर्मेशन को निष्क्रिय किया, जानवरों को लिया और परछाई की दुनिया में वापस चला गया। और बस, देखते ही देखते सभी के प्रशिक्षण में समय तेजी से बीत गया।